हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डे 1 के इस वीडियो में। आप लोगों को पता होगा कि जैसा कि हमने 30 दिन का चैलेंज लिया है, जिसमें क्लास 10वीं का और क्लास 12वीं का। तो चूंकि ये क्लास 10th का वीडियो है, तो इसलिए इसमें हम ये बता दें कि आप लोगों का जो है क्लास 10th वालों का एक दिन आप लोगों का थ्योरी क्लास रहेगा। उसके अगले दिन, जैसे आज हम डे 1 में इसका थ्योरी क्लास ले रहे हैं चैप्टर नंबर 1 का, और अगले दिन इसका हम जितने भी PYQ पूरे जितने 5 से 8 साल में मिलाकर जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, जितना प्रश्न लगेगा कि बताने लायक है, ऐसे सभी प्रश्नों को बताया जाएगा। ठीक है, तो आज के डे 1 की इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं। आप लोगों को ध्यान रहे कि ये डे 1 की वीडियो है और 30 डे का चैलेंज है। हम 30 दिनों में पूरा गारंटी है कि जो बच्चा जिसको कुछ भी नहीं आता है मैथ में, वो तो भैया बढ़िया से पास हो जाएगा, और जिसको अगर कुछ आता है तो ये मान के चलिए कि वो बढ़िया नंबर ले आएगा। यानी 70 नंबर का होता है तो मान के चलिए 60 प्लस ला सकता है। ठीक है, अगर अपने से भी थोड़ा मेहनत करेगा तो 70 में 70 गारंटी है मेरा। ठीक है, तो डे 1 की इस वीडियो से हम शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्या। तो चूंकि ये मतलब नहीं है कि अगर वो 59 है तो केवल हम वैसे ऊपर से पढ़ाते चले जाएंगे, नहीं। ठीक है, तो पहले हम ये जानेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है। ठीक है, और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन्हीं को बताया जाएगा। तो देखिए, जब वास्तविक संख्या की बात करते हैं तो वास्तविक संख्या होता क्या है, तो हम ये कहेंगे, सिंपल एकदम डिफिनेशन है कि ऐसी सभी संख्याएं जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो जाती हैं उन्हें बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। ऐसी सभी संख्याएं जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होती हैं उन्हें बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो ये बताइए, ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पर जितनी संख्याएं रिप्रेजेंट हो जाती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। जैसे जब संख्या की बात आई, किसकी बात, संख्या की, तो भैया संख्या की बात में दो प्रकार से देखा गया। एक तो होता है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, एक होता है वास्तविक संख्या, और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। ठीक है, एक होता है वास्तविक संख्याएं, एक होता है काल्पनिक संख्याएं। एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं ताकि ये ना हो कि अगर कोई पढ़ा भी ना हो तो ये ना हो कि उसको समझ में ना आए, समझ में सब आएगा। देखिए, एक होता है वास्तविक संख्याएं, एक होता है काल्पनिक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं में जो है, वास्तविक संख्याएं ऐसी होती हैं जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इनमें आती कौन कौन सी संख्या है, जैसे इनमें कौन कौन सा आता है, देखिए नीचे ध्यान दीजिए। जैसे हम कह दें प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, हम कह दें उसके बाद पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। फिर हम बोल दे भैया पूर्णांक भी आता है। ठीक है, पूर्णांक भी आता है, पूर्णांक। उसके बाद और कौन से बनता है, तो और जो जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही बताएंगे हम। जैसे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। एक और ले लेते हैं भाज्य संख्या। चलिए एक और ले लेते हैं अभाज्य संख्या। तो इस प्रकार से अब आप इसमें से बहुत सारे नंबर को बना सकते हैं। अब जैसे कुछ बच्चे कहेंगे कैसे बहुत सारे बना लेंगे, जब थोड़ा सा ही है तो बनेगा कैसे। देखिए, हम कहते प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अब इसी में कहते सम प्राकृतिक संख्या। तो सम मतलब जो दो से कटता रहे। ठीक है, हम थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में थोड़ा थोड़ा बताते हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है और पॉजिटिव डायरेक्शन के साइड में इंक्रीज करते जाती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से अनंत तक जाती है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। जब प्राकृतिक संख्या में जीरो को हम ऐड कर लें, यानी जीरो को भी मिला लें, तो उन्हें हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या हो गया भैया, पूर्ण संख्या हो गया। अब पूर्णांक क्या होता है, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं तथा सभी निगेटिव में, यानी जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं उनका प्रतिबिंब तो निगेटिव में आ गया, और जीरो तो ऑल पॉजिटिव नंबर एंड ऑल निगेटिव नंबर। ठीक है, और जीरो, ध्यान दीजिएगा, ऑल पॉजिटिव यानी ओनली वन के इसके लेंगे हम प्राकृतिक संख्या, और उसका प्रतिबिंब, यानी अब देखिए ये भी सम्मिलित हो गया, ये भी सम्मिलित हो गया, जीरो भी हो गया, तो इसे हम बोलते हैं पूर्णांक। फिर आते हैं भैया परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या सिंपली होता है जिसे हम PYQ के रूप में डिनोट कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं परिमेय संख्याएं। जिन्हें PYQ के रूप में डिनोट करें परिमेय संख्या।
ठीक है। अब उसके बाद एक और आता है अपरिमेय संख्या। क्या होता है? क्योंकि परिमेय अपरिमेय अभी मिलेगा आगे, इसीलिए बता रहे हैं। अपरिमेय क्या होता है? तो सिंपली अपरिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में डिनोट ना कर सके। जैसे मान लीजिए हम बता देते हैं, ये सब का तो जैसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे हम यहाँ पर बता दें √5, √3, √2 अभी मिलेंगे आगे, इसीलिए बता रहे हैं। भाज्य और अभाज्य, भाज्य भी मिलेगा, अभाज्य भी मिलेगा। तो भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक फैक्टर हो, ऐसी सभी संख्याएं जिनके 2 से अधिक फैक्टर हो उन्हें बोलते हैं भाज्य संख्या। और अभाज्य क्या होती है? ऐसी सभी संख्याएं जिनके सिर्फ दो, और वो भी दोनों कौन सा रहेगा? एक वही रहेगा, एक हमेशा एक रहेगा। ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जिनके ओनली वन, केवल 2 ही होते हैं विभाजित करने वाले। जैसे ध्यान दीजिए, हम ये कहें कि अभाज्य को ध्यान दीजिएगा, भाज्य तो हो गया जिसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो। ठीक है। हम कहें भैया अभाज्य का, चलिए 13 ले लीजिए। 13 क्या है भैया? 1 से कटेगा, 13 से कटेगा। हम कहें चलिए 19 ले लीजिए, 1 से कटेगा, 19 से कटेगा। तो ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो तो उन्हें बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है। संख्या के मैटर में केवल इतना ही आप जान गए तो हो गया। 1 नंबर में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। मैं जब क्लास 10th में था तो हाफ ईयरली में आया था। ठीक है। हाफ ईयरली में थोड़ा सा घुमा के प्रश्न पूछ लिया। ठीक है। प्रश्न ये पूछ लिया कि स अभाज्य युग्म है, स अभाज्य संख्याएं युग्म है। तो स अभाज्य, ध्यान दीजिएगा, अभाज्य तो सबको पता है, अभाज्य सबको पता है। जैसे अभाज्य में क्या होता है? अभाज्य में सिंपली 13, 17, 19 ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं। तो उसमें क्वेश्चन एक ही नंबर में पूछा था, एक ही नंबर में आप लोगों का PYQ देख रहे थे तो उसमें 1 नंबर में 1 दिया था। तो स अभाज्य जब ऐसा प्रश्न कभी भी आया, स अभाज्य संख्याओं का युग्म है, तो सिंपली आपको ये ध्यान देना है कि जब दोनों संख्याओं का HCF कितना हो जाए? 1 हो जाए, तो उसे हम बोल सकते हैं स अभाज्य। और वैसे भी स अभाज्य यानी दोनों क्या हो? अभाज्य हो। ऐसी बात नहीं है कि दोनों अभाज्य ही हो। ठीक है। यही बात है, इसीलिए क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई सा भी एग्जाम्पल दे दिया, क्वेश्चन दिया, 4 विकल्प दे दिया, पूछ लिया कौन सा है स अभाज्य युग्म। तो सिंपली आपको क्या करना है? दोनों संख्याओं को पकड़ करके उसका निकाल देना भैया HCF। अभी तो HCF खैर आगे अभी टॉपिक में बताएंगे, लेकिन आप सभी को इतना तो पता ही होगा कि HCF निकलता क्या है, क्या होता है। ठीक है। तो HCF अगर हमेशा उन लोगों का 1 आए तो उन्हें हम कहते हैं स अभाज्य युग्म। जब ये क्वेश्चन आता है तो अधिकतम बच्चा लोग गलत करके चले आते हैं। ठीक है। तो इतना ही है आप लोगों का भैया वास्तविक संख्याएं। ठीक है। अब बात करते हैं काल्पनिक संख्याएं। तो काल्पनिक संख्याओं का पूरी अच्छी तरीके से जिक्र क्लास 11th में आप लोगों को 5वें चैप्टर में मिलेगा। ठीक है। अब क्लास 11th में आप लोगों को मिलेगा, तो इसलिए ये ध्यान नहीं देना है आप लोगों को। हम सिंपली इसका एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे मान लीजिए रूट के अंदर 5, ये क्या है? आप कहेंगे तो अपरिमेय है। अब क्या है? काल्पनिक संख्या। ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जिनमें रूट के अंदर माइनस में आ जाए, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। ओके। तो हमें लगता है अब किसी भी प्रकार से किसी बच्चों को संख्या से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर से मैं बता देना चाहता हूँ भैया, मैथमेटिक्स का बेसिक संख्या ही है। अब जैसे मान लीजिए कहीं भी क्वेश्चन कुछ पूछा, परिमेय या अपरिमेय कुछ भी पूछा, तो जिसको जब परिमेय पता रहेगा तब तो आगे कुछ बढ़ेगा। अब जिसको अपरिमेय, परिमेय ये सब संख्या नहीं पता रहेगी तो क्या करेगा? ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है। अब अगर इससे कोई भी बनता है प्रश्न 1 नंबर में, ठीक है, कई कंपटीशन में इससे प्रश्न बनते हैं, तो ध्यान देने वाली बात है ना। तो इसलिए, और अगर ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, और अगर कोई समस्या हो तो फिर हमको बताइएगा, जरूर कमेंट में बता सकते हैं और कोई समस्या हो। ठीक है। अब हम देखिए, ये तो एक टॉपिक हो गया भैया, एक टॉपिक। अब दूसरा टॉपिक इस पे हम आते हैं। दूसरा टॉपिक है HCF और LCM। HCF और LCM ध्यान से समझिएगा। HCF और LCM, HCF बता देते हैं। उसके बाद तीसरा टॉपिक है अपरिमेय संख्याओं का सिद्ध करने वाला, यानी पुनः भ्रमण। तो अपरिमेय संख्या प्रूफ वाले में हम अभी तो कुछ नहीं बताएंगे। इस भाई थ्योरी क्लास में हम प्रूफ तो कराएंगे नहीं, उसका हम अगले यानी कल के डे में, डे 2 में हम पूरा प्रश्न जब कराएंगे तो उसी करा देंगे। देखिए, पहले हम सबसे पहले बताते हैं LCM। किसको? LCM।
एलसीएम होता क्या है? लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लीस्ट, उसके बाद कॉमन मल्टीपल। अब एक चीज ये बताइए कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी यहां से ये देखने में आ रहा है कि एलसीएम लीस्ट सबसे छोटी संख्या है, लेकिन आप लोग ध्यान दें, अगर मान लीजिए कोई संख्या ले लें, हम जैसे ले लें 18 और 24, हम कहें इसका आप एलसीएम बताइए, तो एलसीएम सभी को पता है कि क्या होता है, कैसे निकलता है, ये भी सुनिए। एक बार आप लोग डिफिनेशन सुन लीजिए। एचसीएफ होता क्या है? किन्हीं भी दो संख्याओं का एचसीएफ एक ऐसी संख्या है, ठीक है, फिर से सुनिए, किन्हीं भी दो संख्याओं का एलसीएम बता रहे हैं ना, किन्हीं भी दो संख्याओं का एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या है, किन्हीं भी दो संख्याओं का एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या है जो दोनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या है जो दोनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब जैसे 18 और 24 से पूर्णतः विभाजित कौन सा होगा? 72, 72, तो 18 से भी विभाजित है, 72 से भी विभाजित है, सबसे छोटी संख्या भी है। सबसे छोटी क्यों बोला है? क्योंकि आप 144 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 288 भी लिख सकते हैं, तो सबसे छोटी तो ये दोनों होगा नहीं, तो सबसे छोटी ये है, यानी हम कह सकते हैं कि एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या है जो दोनों संख्याओं से टोटली या एग्जैक्टली डिविजिबल हो, ठीक है। अब उसके बाद देखिए एक चीज और, एलसीएम इस प्रकार से निकालने का तरीका, पहला अभाज्य गुणनखंड द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि में करते गए हैं, सिंपली जैसे 18 लिखा है तो 18 को लिख दे 2, 9, 3, 3, 3, 1, और क्या लिखा है? 24 लिखा है, 2 से काटे 12, 2 से काटे 6, 2 से काटे 3, 3 से काटे 1, आ गया ना। तो अब एक चीज आप लोगों के मन में आ सकता है कि इसका नाम अभाज्य गुणनखंड क्यों पड़ा है? इसलिए पड़ा है क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको हमेशा ऐसी संख्या मिलेगी जो अभाज्य संख्या है, जो अभाज्य संख्या है, आपको भी कभी ऐसा नहीं मिलेगा जो भाज्य हो, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से किए, अब दोनों में जो कॉमन है उसे एक बार और नहीं तो सबको उतार के मल्टीप्लाई कर दिए, एलसीएम आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं एचसीएफ की। देखिए इसका एक विधि और है, जैसे अभाज्य गुणनखंड है, एलसीएम निकालने का, ठीक है, एलसीएम निकालने का एक ही विधि है। एचसीएफ की बात करते हैं, एचसीएफ। अब देखिए इसका नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये क्या होता है? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो एचसीएफ सिंपली देखिए 18 और 24 का ही एग्जाम्पल हम लेते हैं, आपको एकदम कहीं से कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए तनिक भी कि कहाँ से क्या है, समझते रहिए। अब हम कहें कि इसका एचसीएफ बताओ, तो देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वह सबसे बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी से बड़ी वह संख्या जो इन दोनों संख्याओं से, जैसे मान लीजिए अब इसका एचसीएफ देखिए, इसका एचसीएफ अगर हम देखें हमको पता है 6 आएगा, ठीक है। तो वह सबसे बड़ी संख्या क्यों है? क्योंकि इसमें छोटी भी है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, तो इसलिए सबसे बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। एचसीएफ ऐसी संख्या है जो दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। 6 से 18 कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 6 से 24 कटेगा? हाँ भाई, ठीक है। तो एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, ठीक है। तो ये रहा एचसीएफ। एचसीएफ निकालने का भैया देखिए एक मेथड तो होता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। और देखिए दूसरा होता है भाग विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा। यही भाग विधि भैया बहुत फेमस था पहले के टाइम में, बहुत फेमस था 2022-23 में, ठीक है। फेमस क्यों था? क्योंकि जब से एमसीक्यू आ गया तब से थोड़ा सा गड़बड़ है,
जैसे भाग विधि में होता क्या है, एक होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, चूंकि अब तो निकल गया है तो ज़्यादा उस पर जिक्र करना भाई बात ही अलग है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एकदम ना जाने एग्जामिनर लोग को क्या है इससे दुश्मनी था, हर पेपर हर मॉडल पेपर में था, पहला प्रश्न से लेकर दूसरा इन्हीं दोनों के बीच में एक दे देता था हमेशा। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यही था। ठीक है, तो आप लोगों का यही आप लोगों का केवल इसमें टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर ये नहीं है। अब तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा कट गया है तो छोटा ही है। ठीक है, हम लोग जब पढ़े थे क्लास 10th में तो बहुत बड़ा चैप्टर था, बहुत ज़्यादा डर लगता था इससे, क्योंकि ये सब तो इजी है, सबको पता रहता था। इसके आगे का जो रहता था, ठीक है, वो सबसे कठिन था। उसमें प्रूविंग वाले में अंक एक भी आता नहीं था, वही PQRS वही ले लेके प्रूव करना था, तो इसलिए बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूजन होती थी। ठीक है, ये आप लोगों को मैं एक टॉपिक दूसरा टॉपिक, यही दो हमको टॉपिक एकदम बढ़िया से लग रहा था कि बताना चाहिए। एक चीज़ और बता दे भैया, देखिए तीसरा टॉपिक आपको मिलेगा अपरिमेय संख्याओं का, अपरिमेय संख्याओं का पुनः भ्रमण, यानी इसका मतलब अपरिमेय संख्याओं का सिद्धिकरण, सिद्ध करने वाला। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम आपको एक छोटा सा बताते हैं। देखिए अपरिमेय संख्या होता क्या है, जिसे P/Q के रूप में डिनोट ना कर सके। एक इस पे थ्योरी थोड़ा सा हम बताएंगे अपरिमेय संख्या पे, और ये चैप्टर उसके बाद खत्म। ठीक है, देखिए अपरिमेय संख्या होता क्या है, जिसे P/Q के रूप में डिनोट ना कर सके। आप सभी को पता होगा कि अपरिमेय संख्या, जैसे मान लीजिए करड़ी में 3, हम ये आपसे कहें कि भैया करड़ी में 3 है, देखिए अपरिमेय, इसमें प्रूफ में यही पूछता है, अपरिमेय ए है, हम कहें ये अपरिमेय संख्या है, सब कोई जानता है। अब इसमें देखिए 4 कंडीशन बन सकता है। करड़ी में 3 में मान लीजिए कोई सा भी हम नंबर ले ले, जैसे हम कह दें 3 को ले ले, 3 को मल्टीप्लाई किए, दिख रहा है ना, एक सेकेंड भैया रुक जाइए, हाँ ठीक है, हम कहें करड़ी में 3 से मल्टीप्लाई किए, फिर हम कहें आप एक बार डिवाइड कीजिए, हम कहें एक बार आप ऐड कीजिए और एक बार आप सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो देखिए जब कभी भी अपरिमेय संख्या में किसी भी सिंपल नंबर से मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कुछ भी करें तो वो सदैव हमेशा अपरिमेय संख्या रहता है। ठीक है, तो आप लोगों से प्रूफ में पूछता है, सिद्ध कीजिए 4 + 2 करणी 3 क्या है, अपरिमेय है। तो बच्चे लोग कन्फ्यूजन कि ई कैसे होगा, हम तो बस 3, 5, 7 पढ़े हैं, यही ना पढ़े आप सब, 3, 5, 7, ठीक है, 2 ही पढ़ लिए हैं, लेकिन अभी कह दे 2 + करणी 3, तो बच्चे लोग कन्फ्यूजन। तो कन्फ्यूजन नहीं होने का, सिंपली आधे से अधिक पार्ट करने के बाद आप किस प्रकार से लिख सकते हैं लेक्चर में देख सकते हैं, नहीं तो फिर कल तो हम बताएंगे। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में केवल इतना ही बताएंगे। और अगर इससे रिलेटेड कोई सा भी आप लोगों को समस्या आ रही है, किसी भी टॉपिक में, पढ़ाई से रिलेटेड किसी भी समस्या में, जैसे अगर मान लीजिए आप लोग को बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा कम ही समय बचा है ना, तो टाइम मैनेजमेंट सब कुछ हम वीडियो बनाएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस आप लोग धैर्यपूर्वक पढ़ाई रखिए। चैनल पर आ गए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए भैया, आप ही लोग का फायदा है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है, सब पढ़ें, सभी लोग का फायदा हो। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं फिर Day 2 में आप लोगों का इसका PYQ के साथ। तो लेक्चर कल का बिना देखे काम नहीं चलने वाला, तो इसलिए देखिएगा जरूर।